Okay, good evening to everyone. Since you all have muted so that you cannot reply, लेकिन आप चैट में मुझे आंसर दे सकते हो. मैंने बोला ये कि दिस इज अ टेम्पररी एलिमेंट फॉर अ टाइम बी, है ना, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा. तो जैसे जैसे हम इस सिस्टम के से ज्यादा जेल होंगे ना, वो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ फॉर अ टाइम बाइंग इट्स नेसेसरी. ये हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक में एक्चुअली कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. अगर डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो खुद ही हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे. That's why for a temporary I have made certain disciplinary arrangements, right? उसके बाद फिर जैसे टाइम होगा I will unmute all. फिर for a time being आप चैट से ही काम, जो भी आपको कुछ मुझे कम्युनिकेट करना होगा या तो आप चैट कर देना, या जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप यूज कर सकते हैं, है ना. क्या व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है डाउट्स का, उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट. तो बीच में क्या होता है कि कई बार इंटरनेट ऑफ हो जाता है, तो इंटरनेट अगर ऑफ भी हो गया तो विद इन 5 मिनट्स फिर से रीजॉइन वो रीस्टार्ट हो गया. तो रिमेन कनेक्टेड, राइट. तो यहाँ पे हम आ जाते हैं. लास्ट क्लास में हमने वेक्टर की कुछ चीजें स्टार्ट की थी, तो आज जो टॉपिक आपको पढ़ना है वेक्टर में, वी स्टडी द वेक्टर अलजेब्रा, है ना. क्या जो टॉपिक एक इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है यहाँ पे, यू विल हैव टू स्टडी द वेक्टर अलजेब्रा, है ना. भाई सिंपल सा आपने बोला था कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तब होगी जब वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो करे. वी स्टडी द वेक्टर अलजेब्रा, है ना. भाई सिंपल अलजेब्रा से हाउ द वेक्टर अलजेब्रा इज डिफरेंट. भाई सिंपल जो हम अलजेब्रा यूज करते हैं उससे वेक्टर अलजेब्रा डिफरेंट कैसे, राइट. और वेक्टर अलजेब्रा का मतलब ये है कि वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. वेक्टर में तीन तरह के अलजेब्रा हम पढ़ते हैं. वी स्टडी द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन. तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, वी स्टार्ट विद द वेक्टर एडिशन. जो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो, वी स्टार्ट विद द वेक्टर एडिशन, है ना. कि दो वेक्टर का हम एडिशन कैसे करें, है ना, वेक्टर एडिशन, है ना. कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन से पहले हम दो वेक्टर के एडिशंस की बात करते हैं. कि कोई भी अगर दो वेक्टर है तो हाउ कैन वी ऐड दीस टू वेक्टर्स. कोई भी अगर दो वेक्टर होगा तो उस केस में उस वेक्टर को, उन दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे. वही स्टडी द वेक्टर एडिशन. तो जो आपका वेक्टर एडिशन होता है, इसके 3 रूल्स होते हैं. जब भी हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे तो वेक्टर एडिशन के 2 रूल्स होंगे. फर्स्ट जो रूल है ना, 3 मेथड्स होते हैं. पहला जो रूल होगा इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल. पहला मेथड है वेक्टर को ऐड करने का, दैट इज योर ग्राफिकल मेथड, राइट. ये वन बाय वन अगर हम इसमें रूल यूज करें तो जो सबसे पहला मेथड है दैट इज योर एडिशन, है ना. कि यहाँ पे हम जो चीज यूज करते हैं, वी स्टडी द रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन, है ना. तो जो आपका वेक्टर एडिशन के रूल है, इसमें जो सबसे पहला रूल होता है दैट इज योर ग्राफिकल. सेकंड जो रूल हम इसमें यूज करेंगे, वी यूज द एनालिटिकल. सेकंड रूल इज योर एनालिटिकल. और थर्ड जो रूल होगा दैट इज योर यूनिट वेक्टर मेथड. यूनिट वेक्टर मेथड कि भाई वेक्टर एडिशंस के देयर आर 3 रूल्स. फर्स्ट इज ग्राफिकल, एनालिटिकल, और थर्ड जो हो जाएगा वो यूनिट वेक्टर मेथड होता है. दिस मेथड इज नोन एज ए यूनिट वेक्टर मेथड, राइट. तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम ग्राफिकल पढ़ेंगे, फिर एनालिटिकल, एंड लास्ट में हम किसकी बात करेंगे, जैसे आपकी यूनिट वेक्टर मेथड. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो वी स्टडी द ग्राफिकल मेथड टू ऐड टू वेक्टर्स. हम यहाँ पे रहते हैं सबसे पहले आपका ग्राफिकल मेथड.
We can talk about the graphical method, है ना। तो जो आपका ग्राफिकल मेथड होता है इसको आप समझना है कि जब भी आप ग्राफिकल मेथड की बात करोगे तो इसमें सबसे पहला जो रूल होगा उसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पे रूल होगा दैट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। कि यहाँ पे सबसे पहला जो रूल आप यहाँ पे यूज करोगे दैट इज योर ट्रायंगल, है ना। कि व्हाट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल, है ना। ग्राफिकल मेथड में ट्रायंगल लॉ सबसे पहले हम, तो ट्रायंगल लॉ के बारे में कई बार हमें नॉलेज होती भी है कि जब भी आप ट्रायंगल लॉ पढ़ोगे तो इसका सिंपल सा कांसेप्ट होता है कि व्हेन टू वेक्टर्स are represented by two sides of a triangle, right, taken in order, and when two vectors are represented by two sides of a triangle taken in order, then their resultant भी कई बार होते हैं। वेक्टर सम को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका रिजल्टेंट भी बोलते हैं। then their resultant are represented by third side, right, taken in opposite order, है ना। क्या होता है when two vectors are represented by two sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented by third side taken in opposite, right। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि इस पूरे स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब क्या है। इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी आपको किसी दो वेक्टर को ऐड करना है, सपोज करो मुझे क्या करना है कि देयर इज टू वेक्टर्स गिवन, है ना। कि सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं, तो ग्राफिकल मेथड में कोई भी आपको दो वेक्टर दिए, सपोज दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, है ना, और यहाँ पे कोई दूसरा वेक्टर जो है वो बी वेक्टर, है ना। आई विल हैव टू ऐड दीस टू वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर को मुझे क्या करना है कि आपका ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको ट्रायंगल के फॉर्म में ले आऊं, है ना। इसी को कई बार हम बोलते हैं सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं हेड टू टेल में, अरेंज देम इन हेड टू टेल, है ना। कि पूरे के पूरे एक्टर को हम अरेंज करते हैं किस तरह से कि आपके हेड टू टेल में, टेकन इन ऑर्डर का मतलब वही होगा कि भाई हेड टू टेल में सारे वेक्टर को हम क्या कर लेंगे, जैसे कि आपके स्टैक कर लेंगे। जो भी आपके वेक्टर्स होंगे इसको आप हेड टू टेल में क्या कर लोगे, जैसे कि आपके स्टैक कर लोगे। जब आप इसको स्टैक करोगे तो जस्ट आपका इस तरह से आ जाएगा आपका कि एक वेक्टर आपका ये हो गया ए वेक्टर, और जो आपका दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है इसको आप शिफ्ट करके यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट करके हम यहाँ पे ले आए। तो वही स्टेटमेंट तो है कि जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो जो दोनों का वेक्टर सम होगा या रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा। तो पहली बात है कि टेकन इन ऑर्डर का मतलब हो गया कि इसके हेड से बी की टेल लगी हुई है ना। तो जो थर्ड साइड होगी जो इनका रिजल्टेंट होगी ये अपोजिट होगी, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ए और बी का जो सम होगा ये किसी वेक्टर सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेक्टर सी को आप कैसा बनाओगे, जैसे कि आपका अपोजिट। अगर ये वेक्टर दोनों ऑर्डर में है ट्रायंगल की दो साइड, तो जो इसका रिजल्टेंट या सम होगा वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, और थर्ड साइड कैसी होगी, जैसे कि आपकी आपकी। तो जब भी हम इस तरह से करेंगे सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि इस केस में सिंपली आई कैन राइट कि जो सी वेक्टर होगा ये सिंपल a प्लस बी के इक्वल है ना। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो साइड अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो थर्ड साइड दोनों का वेक्टर सम, और वो कैसा हो जाएगा, जैसे आपका अपोजिट। तो ये आपका आ गया c इक्वल टू a प्लस b। तो दिस इज नोन एज ए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक चीज में थोड़ा ध्यान रखना कि अगर मैं पहले किसी को c इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे आपके a प्लस b। तो दिस इज नोन एज ए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी में क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि अभी तो मैंने a प्लस b निकाला है, व्हाट अबाउट द a माइनस b। भाई दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे,
तो सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग से रूल नहीं होते हैं, बल्कि सिंपल सा हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज, कि दो वेक्टर को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। ये जो सब्ट्रैक्शन होता है ये नेगेटिव वेक्टर का क्या हो जाएगा, जैसे आपका एडिशन, ये दो वेक्टर को जैसे ऐड करना है तो a प्लस बी इक्वल टू सी आ गया। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर में a से b को माइनस करना है तो मैं b को नेगेटिव बना के ऐड कर दूं। सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ ए नेगेटिव वेक्टर। तो अगर मुझे ऐसा करना है कि a से b को माइनस करना है तो मैं a को तो ऐसे छोड़ दूंगा, भाई a वेक्टर आपका ऐसा हो गया, सेम वैसे है ना। यहाँ पे अगर a से मुझे b को माइनस करना है तो जस्ट मैं यहाँ पे आपका a वेक्टर को तो मैंने ऐसे छोड़ दिया, दिस इज योर a वेक्टर है ना। जो b वेक्टर था इसको आप उल्टा कर दोगे है ना। सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्शन में जस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका हो गया a वेक्टर है ना। यहाँ पे जस्ट आपने बना लिया, जैसे कि आपका ये a वेक्टर है, जो b वेक्टर है इसको जस्ट आप उल्टा कर दो। जैसे हम b वेक्टर को उल्टा करेंगे तो ये वाला वेक्टर ऐसा हो जाए माइनस b हो जाए है ना। पहले जो ओरिजिनल b वेक्टर था वैसा था, क्योंकि मुझे अब a से b को माइनस करना है तो b को मैंने उल्टा किया, तो नेगेटिव वेक्टर में से माइनस b वेक्टर हो गया। वापस बात है कि जब a में नेगेटिव वेक्टर ऐड होगा तो जो इसका सम आएगा वो a प्लस बी नहीं है, बल्कि ये जो वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे आपका a माइनस बी है। तो सिंपल चीज है कि जैसे आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिया है, इसी में अगर एक वेक्टर को उल्टा करके हम ऐड करते हैं तो वहीं से क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका a माइनस बी है। तो दिस इज सिंपली नोन एज ए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसको हम ग्राफिकली इसलिए बोल रहे हैं, इसको ग्राफिकल मेथड बोलने का पर्पस ये है कि इसमें आपको ग्राफ के थ्रू हम बता पाएंगे। जैसे मुझे अगर ये पता है कि ये 5 यूनिट है तो कोई स्केल लेके मैं 5 यूनिट बना लूंगा, बी अगर 7 यूनिट है तो कोई स्केल लेके मैं c इक्वल टू 7 यूनिट बना लूंगा। तो जो a प्लस बी होगा कोई नहीं कि वो 12 है ना, कि अगर a 5 है और b 7 है तो वेक्टर में ही तो होता है। सिंपल सम में a और b 5 और 7 को अगर हम ऐड करें वो हमेशा 12 ही आएगा। लेकिन वेक्टर में c को डिफरेंट हो सकता है ना, वो आपको स्केल लेके करना पड़ेगा। अगर किसी स्केल में ये 5 यूनिट है, ये किसी स्केल में अगर 7 यूनिट है तो ये कितना होगा, ये कुछ भी आ सकता है। तो ग्राफ बना के हम इसको क्या करते हैं, सिंपली आपका एनालाइज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज आ गई कि जैसे मैंने बोला a है b है, तो अगर ये अपोजिट है तो c जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपके a प्लस b है ना। लेकिन इसी में अगर आपसे मैं ऐसा बोलूं कि कोई 3 वेक्टर्स ऐसे बने हुए हैं कि कोई भी 3 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपने a बना लिया आपने ऐसे है ना, और ये वेक्टर आपका b हो और c वेक्टर भी मैंने उसी ऑर्डर में ऐसे लिया और ट्रायंगल क्लोज कर है ना। तो आपको पता है कि a और b का सम क्या हो गया, जैसे आपका c हो गया। अब मैंने क्या किया, a b हेड टू टेल और ये भी हेड टू टेल में उल्टा नहीं। तो इस केस में आप ध्यान रखना कि इस केस में a और b और c का सम क्या हो जाएगा, जैसे आपका g लाइक डिस्प्लेसमेंट। ये अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले मैं यहां से आ गया फिर यहां से आ गया, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा c वेक्टर। लेकिन इस केस में मैं बोलूंगा कि पहले मैंने यहाँ गया फिर यहाँ गया और वापस वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जैसे आपका 0 हो गया। तो जब एक ही ऑर्डर में ट्रायंगल क्लोज होता है ना, कि जब भी ट्रायंगल के तीनों साइड सेम ऑर्डर में होती है तो उसका वेक्टर सम हमेशा क्या होता है, जैसे आपका g। ट्रायंगल की तीनों साइड से अगर सेम ऑर्डर में होंगी कि इसके हेड से b का टेल लगा हुआ है, b के हेड से c का टेल लगा हुआ है और ये ट्रायंगल क्लोज हो गया है ना, सेम ऑर्डर में जब ट्रायंगल की साइड्स होती हैं तो हमेशा इस केस में हम बोलेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, 0। ये हमेशा होता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर सेम ऑर्डर में क्लोज हो जाए तो इन तीनों का वेक्टर सम हमेशा क्या होता है, आपका 0। लेकिन अगर सेम ऑर्डर में नहीं क्लोज हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, प्लस हम बोलेंगे a और b का सम क्या हो जाएगा, आपका c। भाई a वेक्टर है b वेक्टर है c वेक्टर अगर अपोजिट ऑर्डर में है उल्टा तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। लेकिन सेम ऑर्डर में अगर ट्रायंगल क्लोज हो गया तो इन तीनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, आपके 0। तो इसी लॉ को वी कॉल इट एज ए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें आप ध्यान दो, जैसे मैंने बोला c इक्वल टू a प्लस b, मैं उल्टा भी तो कर सकता था कि मैं b को ऐसा लिख देता है ना, b को मैंने शिफ्ट नहीं किया और a को इसके आगे लगा देता है ना, तो ये वेक्टर इसका c आ जाता है ना। तो मैंने बोला
ये बी यहाँ पे है, ए को इसके आगे लगा दिया और ये सी आगे, तो अब ये दोनों चीजें सेम ही है। तो यहाँ पे सी इक्वल टू अगर हम देखते तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये भी बी प्लस ए, तो मतलब वेक्टर एडिशन में ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम ही है ना। वेक्टर एडिशन में ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या होता है आपके सेम, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेशन प्रॉपर्टी, है ना। सिंपल सा कभी भी अगर कोई वेक्टर एडिशन होगा, राइट, तो सिंपल सा बोलेंगे वेक्टर एडिशन सा पहले आप इसको लेते हैं फिर मैं इसकी बात करूं, जस्ट राइट इट। अगला बस है, ये होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपने लिखा, इसके बाद हम लिखते हैं एक चीज, ये ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट है कि बस स्टेटमेंट की आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जस्ट हमने सब चीजें ग्राफ में ही समझ ली। तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है ना। सिंपल सा फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम वेक्टर एडिशन की बात करें तो वेक्टर एडिशन, राइट, आर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। कोई भी अगर वेक्टर एडिशन होगा, ये वेक्टर एडिशन हमेशा क्या होता है जैसे कि आपका कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल सा है जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि भाई चाहे आप a प्लस बी लो तो भी सी आएगा, चाहे आप b प्लस ए लो तो भी सी आएगा। तो जो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है इसका मतलब सिंपल सही है कि जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगा ये हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, b वेक्टर प्लस a वेक्टर, है ना। तो एडिशन के साथ ये प्रॉपर्टी है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन वगैरह के साथ नहीं हो सकता। a प्लस b हमेशा किसके इक्वल होगा, जैसे आपके b प्लस c। यहाँ से दो चीजें क्लियर हुई कि जब भी ट्राइंगल की दो साइड्स ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रही है दो वेक्टर, तो अपोजिट साइड जो अपोजिट ऑर्डर में होगी, उल्टा एरो जिसका बनेगा, वो उन दोनों का वेक्टर सम, और वो वेक्टर एडिशन कैसा हो जाएगा, कम्यूटेटिव। दूसरी चीज, अगर वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो कोई अलग लॉ नहीं है, बल्कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसे एडिशन ऑफ नेगेटिव है। जस्ट आपने ए ले लिया, बी को उल्टा कर दिया, तो ए से माइनस बी जब ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी होगा। और तीसरी चीज आपने ये सीखी, जब भी कोई वेक्टर ट्राइंगल जो है सेम ऑर्डर में क्लोज होगा तो उन तीनों का वेक्टर सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी जी। अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक ही ऑर्डर में हेड टू टेल में, राइट, तो जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे वापस आ गए हम, उन तीनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका जी। तो ये जो लॉ होता है इसी को हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसे हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज है आपका, दैट इज योर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि ट्राइंगल लॉ तो लिमिटेड है, दिस इज वैलिड फॉर टू वेक्टर्स, टू वेक्टर का रिजल्टेंट हम इससे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, राइट। तो जो पॉलीगॉन लॉ होता है इसमें क्या होता है कि जब किसी पॉलीगॉन की साइड्स जो होती हैं वो किसी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है ना। सिंपल सा हम ये लिख सकते हैं, व्हेन साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगॉन, ओपन पॉलीगॉन are represented by open polygons represent vector taken in order, taken in order का मतलब होता है head to tail। when sides of an open polygon represent vectors taken in order,
then their closing side, then their closing side represent their vector sum, right, taken in opposite order, है ना। तो सेम लॉ है, बस वही एक इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स ज्यादा होंगे, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। कि भाई कोई भी अगर ओपन पॉलीगॉन की साइड नंबर ऑफ वेक्टर्स को प्रेजेंट कर दी सेम ऑर्डर में, तो जो उसका क्लोजिंग साइड होगा वो उसके रिजल्टेंट या वेक्टर सम को शो करेगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। लाइक मैंने ऐसा बोला कि ये वेक्टर आपका कोई ए है ना, जस्ट आपने इस तरह से बोला कि दिस इज ए वेक्टर, है ना। यहाँ पे आपको कोई दूसरा वेक्टर बी आ गया और तीसरा वेक्टर यहाँ पे सी, 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो किसी पॉलीगॉन की साइड्स को बाकी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। डी वेक्टर भी हो सकता है यहाँ पे एक और वेक्टर आप ले लो डी वेक्टर, है ना। तो ये चीज डिस्प्लेसमेंट एक पर्सन यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट डी को टेकन इन अपोजिट ऑर्डर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो अगर किसी पॉलीगॉन की साइड्स नंबर ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है सेम ऑर्डर में एट टोटल, तो इसका जो वेक्टर सम होगा ये क्लोजिंग साइड हो जाएगी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, उल्टा। ये अगर कोई वेक्टर ई है तो हम यहाँ पे जस्ट ये बोल सकते हैं कि एज पर द पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, यहाँ पे जो ई वेक्टर होगा जस्ट आपका हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी, है ना। अगर ये सारे ऑर्डर में है तो जो क्लोजिंग साइड होगी इन सबकी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट या वेक्टर सम। वही चीज है कि सिंपल ए प्लस बी की बात करते थे तो ट्रायंगल ऑफ, अगर मैं नंबर ऑफ वेक्टर्स इसमें बढ़ा दूं तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि आपकी पॉलीगॉन। और यहाँ से एक चीज और भी क्लियर है कि जैसे मैंने क्या किया है, एक को अपोजिट ऑर्डर में रखा है, तो आपने बोला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू ई हो। अगर सारे सेम ऑर्डर में होते और एक पॉलीगॉन क्लोज हो जाता तो इस सारे का जो वेक्टर सम होगा वो वेक्टर सम क्या होता है आपका जी, है। सिंपल सा आप देखो कि ए है, बी है, सी है, डी है, अगर ये अपोजिट ऑर्डर में है तो ई इन सब का सम। अगर मैं ई को ऐसे उल्टा लगा देता है और जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे वापस आए तो सबका वेक्टर सम क्या हो जाता है आपका जी। तो जब भी कोई पॉलीगॉन सेम ऑर्डर में क्लोज हो जाए, जब भी कोई ट्रायंगल सेम ऑर्डर में क्लोज हो, तो सारे वेक्टर का जो वेक्टर सम होता है वो हमेशा क्या होता है, उसके आपका जी। तो ये चीज ध्यान रखना कि सेम ऑर्डर में चाहे ट्रायंगल क्लोज हो जाए चाहे सेम ऑर्डर में कोई पॉलीगॉन क्लोज हो, हमेशा उसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, उसके आपका जी, राइट। तो ये हमने जस्ट पॉलीगॉन लॉ में इसको याद। एक चीज यहाँ पे समझनी है कि जब मैं ये वेक्टर की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, हाँ, ये जस्ट है ना, कि जस्ट मैं अगर यहाँ पे किसी वेक्टर की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बोला है वेक्टर एडिशन और कम्यूटेटिव। ये जो वेक्टर एडिशन है वो आपका क्या होता है, वैसे आपका कम्यूटेटिव होता है। ऐसे ही हम एक और यूज करते हैं कि वेक्टर एडिशन आर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव आल्सो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। जैसे आपका वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है वैसे क्या होता है, वैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा होता है कि हम अलग अलग ग्रुप में इसको बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का सिंपल सा मतलब है इसको हम किस बना सकते हैं, जैसे आपका ग्रुप में। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये आपका कोई वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो है ये ट्रायंगल लॉ से ए और बी का सम हो जाएगा ना, तो इसको हम एक ग्रुप में ले सकते हैं ए प्लस बी, है ना। तो आपने क्या किया, ए प्लस बी को अलग से कंबाइन कर दिया, ये ए था ये बी था, तो ये वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा। अब इस ए प्लस बी से सी और डी जब ऐड होंगे तो ई हो जाएंगे। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐसा लिखूंगा कि जो ई वेक्टर होगा यहाँ पे, है ना, इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस बी तो आपने एक ग्रुप में रखा है और इससे सी और डी आपने इंड्यूस किया है और ये ई के इक्वल आ गया, है ना। ए प्लस बी को एक ग्रुप में रख के सी और डी उसमें ऐड कर दिया, ये इसके इक्वल आ गया, जैसे कि आपका ई। मैं चाहता तो इसको ऐसा भी कर सकता था कि जैसे ये वेक्टर ए प्लस बी है, यहाँ से अगर मैं एक वेक्टर यहाँ लगा लूं तो ये बी और सी का सम हो जाएगा एज पर ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी बी प्लस सी। तो यहाँ मैंने ए और बी को एक ग्रुप में रखा है
और यहाँ पे मैंने बी और सी को एक ग्रुप में रखा, लेकिन इससे वेक्टर सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने ए और बी के ग्रुप में सी और डी ऐड किया, अगर मैं ऐसा कर दूं ये चीज इसके इक्वल तो होगी, ये जो पूरी चीज होगी ए प्लस बी को आपने एक ग्रुप में रखा हुआ है और इससे आपने सी वेक्टर और डी वेक्टर ऐड किया है ना। किसी की वजह मैं ऐसा करूं कि एक को अलग कर दूं और बी और सी को ऐड कर दूं, है ना, तो दोनों वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि हर केस में इसका सम जो होगा वो तो यही है। तो इसी को हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। भाई ए बी को एक ग्रुप में रखो उससे सी और डी ऐड करो, या बी और सी को एक ग्रुप में रखो सी और डी ऐड, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो हमेशा वेक्टर एडिशन की दो प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर एडिशन आपका कम्यूटेटिव होता है, किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हो उससे प्रति, और वेक्टर एडिशन क्या होता है जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। ये दोनों प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन में क्या होती है जैसे कि आपकी वैल्यू, राइट। तो देखो आप, तो ये आपके ग्राफिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ यस, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव होता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी सेम लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कोई अलग चीज नहीं है ना। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, है ना। वेक्टर एडिशन क्या होता है जैसे कि आपका बी क्या होता है जैसे कि आपका सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही होता है, राइट। एक क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा हुआ है कि ये a प्लस बी प्लस सी कब जीरो होगा। मैंने बताया हुआ है कि व्हेन टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, ये कब जीरो होगा कि जब तीनों ट्रायंगल के साइड एक ही ऑर्डर में वापस वहीं पे आ जाए, तो इस सारे का सम क्या हो जाएगा जैसे कि आपका जीरो। जैसे मैंने बोला ये एक वेक्टर है और ये आपका कोई बी वेक्टर है और ये आपका कोई सी वेक्टर, आपने इसको उल्टा नहीं रखा है। अगर इसको उल्टा रखते हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू सी है। अगर सेम ऑर्डर में क्लोज हो रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या होता है जैसे कि आपका जीरो। इनफैक्ट इसमें भी ऐसे ही है कि अगर ये सेम ऑर्डर में सारे क्लोज होते हैं तो सारे वेक्टर का सम क्या हो जाता है जैसे कि आपका जीरो। कोई भी पॉलीगॉन, ट्रायंगल भी पॉलीगॉन नहीं है, कोई भी ट्रायंगल या पॉलीगॉन सेम ऑर्डर में जब क्लोज हो जाता है तो उसका वेक्टर सम हमेशा क्या होता है जीरो। अगर ओपन है ट्रायंगल या पॉलीगॉन, मतलब क्लोज नहीं हो रहा है, तो जो क्लोजिंग साइड होती है अपोजिट ऑर्डर में वो उसकी क्या होती है वेक्टर सम। वही स्टेटमेंट का मतलब है, then represent the vector taken in order then their closing side represent their vector sum taken in opposite, right। अगर क्लोज हो गया कोई भी पॉलीगॉन या ट्रायंगल सेम ऑर्डर में तो उसका वेक्टर सम हमेशा क्या होता है जीरो। तो इस तरह से हम इसको ये आपका होता है ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। कई बार आप पढ़ोगे अभी कुछ दिन बाद इसके एप्लीकेशन, तो उसके एप्लीकेशंस में कई चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे रेन एंड मैन क्वेश्चन, है ना, विंड एंड एरोप्लेन क्वेश्चन। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना इससे ट्रायंगल लॉ से ही होते हैं। ट्रायंगल लॉ इज वेरी यूजफुल। बहुत सारे जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं वो सिंपली ट्रायंगल लॉ से होते हैं। ट्रायंगल लॉ अगर आप ठीक से अप्लाई करोगे तो सिंपली हम उसको क्या कर सकते हैं कि आपका सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे जैसे कि आपके सॉल्व है ना, ये ध्यान रखना। तो ये हम इस तरह से बात करें। यही इस लॉ में ही एक चीज थोड़ी सी ना इंपॉर्टेंट और भी डिस्कस करते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई थ्री इक्वल वेक्टर है ना, if three equal vectors, if three vector of equal magnitude, equal magnitude, equal magnitude, अगर कोई तीन वेक्टर हैं जिनका की मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, जैसे इस केस में तो इक्वल है क्या इक्वल, if three vectors of equal magnitude makes an angle 120 degree with each other, 120 degree with each other,
with each other, right? Then their vector sum or resultant. Then their vector sum or resultant, right, is always zero. Is always zero. ये बड़ी important चीज है ना. Given three vectors of equal magnitude makes an angle 120 degree with each other, then their vector sum or resultant. वेक्टर सम को हम कई बार रिजल्टेंट बोलते हैं. हमेशा किसके इक्वल होगा? जैसे कि आपके जीरो के. इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि अगर मैं यहाँ पे कोई थ्री वेक्टर्स ले लूं ऐसे, भाई एक वेक्टर आपका कोई p है ना, और दूसरा वेक्टर आपका q है, और तीसरा वेक्टर अगर r, और तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है ना. तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे आपका सेम है, मतलब जो मैग्नीट्यूड p का है वही मैग्नीट्यूड किसका है? q का है, और वही मैग्नीट्यूड किसका है? r है ना. वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने लिखा है थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. अगर ये एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में 120 है, ये भी 120 और ये भी 120, थ्री वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अगर एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल बनाना है तो हमेशा इसका वेक्टर सम या रिजल्टेंट जीरो. हम बोल्डली ऐसा लिख सकते हैं कि p प्लस q प्लस r इक्वल टू जीरो. हाँ भाई अगर ये 120 डिग्री एंगल बनाना है तो p प्लस q प्लस r की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. ठीक है. सब सिंपल सी बात है कि अगर इसके सबके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो जब आप इसको ट्रायंगल के में सेट करोगे तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा. साइड्स इक्वल है और सबके बीच का एंगल 120 डिग्री. तो जो ट्रायंगल बनेगा वो इक्विलेटरल बनेगा और वो क्लोज हो जाएगा. जैसे कि यहाँ मैं ले लूंगा p कोई, है ना. यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये आपका p हो गया, है ना. आप पता है q को इसके आगे आपने ऐसे लगा दिया, यहाँ पे क्या हो गया? q हो गया. और तीसरा जो वेक्टर होगा ये p हो गया, ये q हो गया, और तीसरा r आपका ऐसा है ना. तो अगर तीनों की साइड लेंथ सेम है और ये एंगल सारे 120 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की जरूरत है. और अभी आपने पढ़ा है कि अगर थ्री वेक्टर सेम ऑर्डर में क्लोज हो जाते हैं तो सबका वेक्टर सम क्या होता है? बेसिकली आपका जीरो है. राइट. तो आप ध्यान रखना कि इसमें भी a प्लस बी और c जीरो है और उसके समय जीरो है, लेकिन फर्क उसमें ये है इसमें ए बी सी सेम मैग्नीट्यूड के नहीं. अगर ये सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होंगे तो ये एंगल भी फिर सेम नहीं, कुछ भी एंगल हो सकता है. ये मुझे नहीं पता कि कितना एंगल होगा, है ना. भाई a प्लस बी और c अगर ये क्लोज हो रहे हैं तो सम तो जीरो होगा, लेकिन अगर इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो फिर एंगल भी 120 नहीं है. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ गई कि अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो जब एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल बनाएंगे तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल और क्लोज होके इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका जीरो. कई बार न्यूमेरिकल्स में ये स्टेटमेंट बहुत यूज होता है. थ्री वेक्टर्स होंगे, अगर एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो उसका वेक्टर सम हमेशा किसके इक्वल होगा? जीरो. क्योंकि जब आप शिफ्ट करके ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल क्लोज हो जाएगा और सेम ऑर्डर में क्लोज हो रहा है, इसलिए इस तीनों का सम क्या हो जाएगा? आपका जीरो. राइट. ये जस्ट हम देखो सेकंड जो ये रूल है ना, ये इसमें तो कोई भी ग्रुप हम बना सकते हैं. किसी ने पूछा है इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूटेड. डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि ए और बी को एक ग्रुप में रखो, उससे सी और डी ऐड करो, या बी और सी को एक ग्रुप में रखो, उससे ए और डी ऐड करो, या ए बी सी को एक ग्रुप में रखो, उससे डी ऐड करो. सब इक्वली हो. इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना. किसी को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? डिफाइन.
सॉरी ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, एसोसिएटिव। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये जो प्रॉपर्टी है ना दिस इज एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव तो मल्टीप्लिकेशन में, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। दिस इज नोन एज ए एसोसिएट। कोई बात है, एसोसिएशन किसी का भी बन सकता है। यहाँ पे ए और बी का बना है, यहाँ बी और सी का बना है, तो एसोसिएशन किसी का भी बना के हम उस इक्वली होते हैं। तो इसको आप करेक्शन करते हैं। वेक्टर एडिशंस आर एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन में यूज, ये हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, है ना। ये आपको बताना। हाँ, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा वो इक्विलेटरल हो जाएगा। जब दो सबके बीच में एंगल 120 डिग्री और साइड सेम, तो ये सारे एंगल के बीच वाले 60 और ये जो ट्रायंगल होगा वो इक्विलेटरल बनेगा। दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, ये जो ट्रायंगल होगा कैसा हो जाएगा कि आपका इक्विलेटरल। दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। तो ये हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। देखने में बड़ा सिंपल सा लगता है लेकिन इसमें बहुत अच्छे एप्लीकेशन है। जब आप एप्लीकेशन इन फिजिक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कैसे ट्रायंगल लॉसेस सारी चीजें डिफाइन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्रायंगल लॉस से। तो पहला जो मेथड हो गया इसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल। नेक्स्ट चीज में से पढ़ते हैं, मैंने बोला एनालिटिकल मेथड, है ना। इसके बाद हम जो एक मेथड पढ़ते हैं दिस इज कॉल्ड एज ए एनालिटिकल मेथड, है ना। कि वेक्टर एडिशन का वी कैन टॉक अबाउट द एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, है ना। तो देखो एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट। एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं भाई, जैसे ए और बी का सम ये होगा तो जो सी होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो जब हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। और एनालिटिकल मेथड को ही वी कैन कॉल इट एज ए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन एक ही चीज होती है ना। एनालिटिकल मेथड या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि आपका सेम होता है, तो हम सिंपल से ऐसा बोलते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है इसका स्टेटमेंट ये होता है ना। जब भी हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, है ना, जस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं इस केस में, if two vectors are represented by two sides of polygon of parallelogram, two sides of parallelogram, है ना। two sides of a parallelogram, right, drawn from a common point, drawn from a common point, from a common point, है ना। If the two vectors are represented by the two sides of a parallelogram drawn from a common point, then their resultant right is represented by diagonal, है ना। are represented by diagonal of parallelogram, diagonal passing through that point, passing through that point. The definition important है, passing through that point. ये आपका होता है parallelogram law of application. If two vectors are represented by the two sides of parallelogram drawn from a common point, then their resultant
is represented by diagonal of parallelogram passing through that point. Right? इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया, कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये जो है ये ट्रायंगल लॉ ही है ना। एक हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं इसलिए इसको अलग से लॉ दे रहे हैं, अदरवाइज ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई पैरेललोग्राम की दो साइड से दो वेक्टर प्रेजेंट हो रहे हैं, हाँ, इसका मतलब सिंपल से ये हो गया कि मैंने बोला कि ये कोई ए वेक्टर है ना, और यहाँ पे कोई दूसरा वेक्टर जो है दैट इज सपोज बी है ना। ये वेक्टर कोई ए है और ये दूसरा वेक्टर क्या है आपका बी है। इसके बीच में एंगल सपोज थीटा, मैंने बताया था ये वेक्टर बीच में एंगल हम तब लेते हैं जब दोनों के टेल क्या करते हैं कॉन्साइड, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है drawn from a common point, राइट। तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेंगे, वेक्टर ए को यहाँ शिफ्ट कर दो आप ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, और वेक्टर बी को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी तो आपने बोला ट्रायंगल लॉ कि अगर ये ए और बी ऑर्डर में है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये वेक्टर सम होगा वो ये वेक्टर ही तो हो जाएगा, दिस इज योर ए प्लस बी, है ना। इसी को हम आर बोल सकते हैं। अगर ये ए है ये बी है तो ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ए प्लस बी हो जाएगा, अगर इधर से जाएंगे तो ये बी प्लस ए हो जाएगा। और कम्यूटेशन प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, जैसे कि आपके बी प्लस। तो पैरेललोग्राम ये तो होगा ना कि अगर दो वेक्टर्स किसी दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट हो रही है तो उसका डायगोनल उसके किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि आपके रिजल्ट, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है। अगर ये ए है और ये बी है तो डायगोनल इसके रिजल्टेंट को क्या करेगा, जैसे कि आपका रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ए का मुझे मैग्नीट्यूड पता है, अगर मैं यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड ले लूं, ए का मैग्नीट्यूड सपोज ए, बी का मैग्नीट्यूड जो है वो सपोज बी, तो आपका पर्पस ये होता है कि आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब आपको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। अगर ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है ये निकालना होता है, राइट। तो जब इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एनालिटिकल। आपको कोई फॉर्मूला चाहिए जिससे कि ए और बी के रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। देखो डेरिवेशन एकदम आसान है, आप दो चीजें निकालनी होती है, एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा प्लस ये वाला एंगल कितना, कि अगर ये रिजल्टेंट ए के साथ कोई अल्फा एंगल बना तो इस tan अल्फा अल्फा की वैल्यू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट की डायरेक्शन, है ना। तो अभी आपने वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखा, वेक्टर को रिजॉल्व करना हम जानते हैं तो उसी रिजोल्यूशन को हम इसमें यूज कर लेंगे। वेक्टर को रिजॉल्व करने का आप जानते हो तो हम निकाल सकते हैं कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है ना। उसके लिए सिंपल सा होप यू ऑल हैव रिटन दिस, मैं यहाँ पे जस्ट मुझे निकालना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसको सिंपल सा आप सिंपल एक लाइन में ड्राइव कर सकते हैं कि आपका पर्पस यही तो है, इसकी लेंथ मुझे पता है, मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ ही तो होती है, इसकी भी लेंथ पता है ना। तो आपको पता है कि और ये एंगल भी पता है मुझे, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा उसकी मुझे लेंथ बतानी, ये आपका ए हो गया, ये क्या हो गया, जैसे आपका पी हो गया, तो ये लेंथ मुझे निकालनी है ना। ये वाला जो रिजल्टेंट होगा इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं क्या करूंगा थोड़ा सा शिफ्टिंग करते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल भी यहाँ पे थीटा ही तो होगा, क्योंकि बी को आपने पहले ही तो शिफ्ट किया तो एंगल चेंज नहीं होगा। अब अगर ये बी वेक्टर है तो बी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, अगर हम यहाँ से देखें तो बी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये आपका हो जाएगा बी कॉस थीटा, है ना, और ये वाला जो बी का कंपोनेंट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी साइन, है ना। भाई बी के दो कंपोनेंट बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, कोई बात है, बी cos थीटा और बी sin थीटा का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ट्रायंगल लॉ, हर जगह पर ट्रायंगल लॉ यूज होगा। भाई बी cos थीटा और बी sin थीटा का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जब आपका बी वेक्टर होगा, तो बी को आपने रिजॉल्व कर दिया, बी cos थीटा आ गया, ये आपका क्या गया, जब आपका बी sin। आप देखो ये जो पूरी लेंथ होगी
अगर मैं इसमें इस वाली पूरी लेंथ की बात करूं तो ये वाली जो पूरी लेंथ होगी ये a प्लस बी कॉस थीटा होगी। ये लेंथ कितनी हो जाएगी a प्लस बी कॉस, ये पूरी लेंथ भाई, ये तो a था, ये b कॉस थीटा हो गया। और अब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये a प्लस बी कॉस थीटा और ये b sin थीटा है, तो ये पाइथागोरस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है ना। और इसको हम निकालने के लिए जस्ट पाइथागोरस यूज कर लेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज इक्वल टू द a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का, है ना। तो भाई यहाँ से आ गया कि अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, प्लस क्या हो गया जैसे आपका b sin थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो ये रिजल्टेंट या a प्लस b का मैग्नीट्यूड आ गया। तो यहाँ से इसी को अगर हम सिंपलीफाई कर दें तो अल्टीमेटली मैं इसको ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, है ना, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर। और आपको पता है b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब है a प्लस b का मैग्नीट्यूड, है ना। और इसको हम यहाँ पे अगर देखें तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो सिंपल सा आपके पास एक फॉर्मूला, इसी को हम यूज करेंगे कि जब भी कोई दो वेक्टर a और b इसके बीच में अगर एंगल थीटा है तो उसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, राइट। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आ गया। अब नेक्स्ट चीज आ गई डायरेक्शन, कि भाई रिजल्टेंट का a प्लस b का मैग्नीट्यूड तो ये होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसका एंगल अगर a से अल्फा है, ये ध्यान रखना एंगल हम कहां से ले रहे हैं a से अल्फा। तो अगर अल्फा जो है यहाँ पे अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो अल्फा को मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन, राइट, a वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। अल्फा किसके बीच का एंगल है, a वेक्टर और रिजल्टेंट बीच का एंगल। वो भी निकाल सकते हैं इसमें, आपको दैट एंगल अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेसिस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर b sin है, बेस a प्लस b cos थीटा, यहां से tan अल्फा की वैल्यू क्या है, यहां से tan अल्फा हम कैलकुलेट, जो tan अल्फा होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगा b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b। यहाँ पे आपने निकाल लिया कि जब भी दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल दिया हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो a एंड b, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। वो रिजल्टेंट a से कुछ एंगल अल्फा बनाएगा, वो एंगल हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो दो फॉर्मूले हम इसमें यूज न्यूमेरिकल से, we use two formula, use two। क्या फॉर्मूला, ये आपका इसका सम, जस्ट आपने बोला ये a है, ये b है, ये पूरा a प्लस बी cos थीटा हो गया, ये b sin थीटा हो गया। तो पाइथागोरस लगा के आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाला, और ये अल्फा tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन x। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये दो फॉर्मूले हम दे देते हैं। आपके इसके रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो किसी का भी कोई कनेक्शन लॉस हो जाए या नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको रिकॉर्डिंग देखिए। रिकॉर्डिंग का लिंक आई विल सेंड इन, जो आपका डाउट ग्रुप है उसमें इसका लिंक भी सेंड, उसको आप देखिए। रिकॉर्डिंग आप ही के लिए, आई डोंट हैव एनी एम की रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जस्ट हम कर रहे हैं ताकि आपके रिवीजन में आसान, या कभी कनेक्शन वगैरह लॉस हो जाए तो आप उसको रिकॉर्ड किया, है ना। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया सकते आपका डायरेक्शन, इस तरह से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला। जस्ट समराइज ऑल थिंग, सिंपल सा आपके पास दो फॉर्मूले हैं।
ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, है ना, या a प्लस बी लिखो जाना, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला आपका ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, और थीटा जो है वो दोनों के बीच का एंगल है। तो वही जो चीज है ना कि एंगल चेंज करेंगे तो रिजल्टेंट चेंज होता है, कोई इसकी फिक्स वैल्यू थोड़ी होगी, जैसे जैसे आप एंगल चेंज करोगे रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, इसलिए आपका चेंज होता रहेगा रिजल्टेंट का एंगल। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी केस में अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, दो वेक्टर पैरेलल है ना, तो अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, क्योंकि थीटा 0 पे cos मैक्सिमम होगा, तो cos मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये सिंपल इक्वल हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा और प्लस b इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपल एडिशन और वेक्टर एडिशन सेम, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल एडिशन ही वेक्टर एडिशन, a प्लस बी की वैल्यू उसके इसमें मैक्सिमम होगी और वो किसके इक्वल हो जाएगी, a प्लस। अगर किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री है, मींस एंटी पैरेलल है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो उस केस में जो a प्लस बी होगा उसकी वैल्यू मिनिमम, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इस केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम, क्योंकि 180 में cos थीटा मिनिमम, तो यहाँ पे ये जो चीज हो जाएगी वो सिंपल a माइनस बी। तो ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों रेंज के बीच में लाई करेगा, इसके बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम ये होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती, इसके बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, बेस्ड ऑन द थीटा हम चेंज करते रहेंगे तो रिजल्टेंट की कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम इतना होगा, मिनिमम इतना, है ना, इसके बीच में इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या करेगा सकते हैं आपका नहीं। पहली चीज ये थीटा 0 पे इतना होगा, थीटा 180 पे इतना होगा, थीटा 90 पे सिंपल पाइथागोरस, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, थीटा अगर 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री का मतलब है कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द b, है ना, थीटा 0 का मतलब है a वेक्टर इज पैरेलल टू b, है ना, और थीटा 180 का मतलब हो जाएगा एंटी पैरेलल। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो जब a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा तो आपका जस्ट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b, 0 पे इतना, 180 पे इतना और 90 होगा तो उसका मैग्नीट्यूड इतना, मतलब चेंज होते रहता है ना, भाई जैसे जैसे हम एंगल चेंज करेंगे तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे चेंज। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि अगर किसी केस में दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, जैसे if I write a is equal to b, है ना, भाई 0 पे इतना होगा, 180 पे इतना होगा, 90 पे इतना होगा, अगर a और b का मैग्नीट्यूड सेम, तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि व्हाट इज द रिजल्टेंट या a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर होगा, है ना, और यहाँ से पूरे से a कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा आपका ट्वाइस कॉमन 1 प्लस cos हो जाएगा सर। इसको अगर सिंपलीफाई करें a कॉमन लेते तो आ जाएगा, और अभी आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कि जो cos 2 थीटा होता है ना, ये आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो जो cos थीटा होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस, है ना, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, 2 थीटा से थीटा आ गया तो थीटा से थीटा बाय 2 आ जाएगा, तो इस चीज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, तो जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है, जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे आएगा 2a cos थीटा, है ना, तो ये ध्यान रखना कि a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है ये 2a cos थीटा बाय 2b होता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा, ये कब होगा जब a और b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वैसे कि आपका सेम,
अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे थीटा क्या लेंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन दिस थिंग। तो ये आपका थोड़ा सा कुछ स्पेशल केसेस जो कि मैंने डिस्कस किया। हाँ सही है अदिति जोशी, आप सही बता रहे हो, है ना, सही बता रहे हो, ठीक है। हाँ सही, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना कि इस सब में स्पेशल केसेस हैं, 0 पे, 180 पे, 90 पे, जब a इक्वल टू b होगा तब ये वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका cos थीटा बाई, तो ये सारा हम निकाल रहे हैं a प्लस b की वैल्यू, है ना, ये सारा हम क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली आपका a प्लस b की वैल्यू। अब आपको ये निकालना है कि जैसे a प्लस b की वैल्यू तो हमने निकाली, a माइनस b कितना, ये आपको जस्ट ये निकालना है इस केस में कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द a वेक्टर माइनस b, है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो अब ध्यान रखना, अभी मैंने बोला है कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये कोई अलग चीज नहीं होती, बल्कि इससे एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। अगर a से मुझे b माइनस करना है तो b को मैं उल्टा करके ऐड कर दूंगा। तो अगर मुझे यहां से a वेक्टर और b वेक्टर इसके बीच में एंगल थीटा है, और a से मुझे अगर b माइनस करना है मुझे, है ना, तो आप ध्यान रखना मैं क्या करूंगा इस केस में, ये जो b वेक्टर है ना, है ना, वैसे तो ये इस तरफ था, इसको मैं ऐसे उल्टा दूंगा, a माइनस b वेक्टर हो गया, ओके, भाई ये b वेक्टर था, क्योंकि अब मुझे a प्लस b नहीं करना है तो मैंने इसको उल्टा ये माइनस b वेक्टर बना दिया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, ट्रायंगल लो, ये a वेक्टर है और ये आपका माइनस b वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग दोनों का सम ये तो होगा, ये वाला वेक्टर, समझे भाई, ये a वेक्टर था, ये a वेक्टर था, उसको तो आपने छोड़ा नहीं, b वेक्टर एक्चुअली में ऐसा था, इसको आपने उल्टा कर दिया, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये a वेक्टर है, इसके हेड से इसकी टेल लगी हुई है माइनस b की, ये हेड आ गया, तो जो ये अपोजिट ऑर्डर में होगा यही तो इसका वेक्टर सम होगा। तो आप ध्यान रखना, जब भी a और b के बीच में एंगल थीटा हो, तो एक डायगोनल अगर a प्लस b होता है तो जो दूसरी डायगोनल होती है वो a माइनस b होती है। ये वाली डायरेक्शन डायगोनल अगर a प्लस b को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली डायरेक्शन डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगी, a माइनस, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। पैरेललोग्राम में एक डायगोनल अगर a प्लस b को रिप्रेजेंट कर रही है तो जो दूसरी डायगोनल होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, बेसिकली आपके a माइनस b, है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक a प्लस b हो गया, दूसरा a माइनस b। अब आपको वही पर्पस, ये जो a माइनस b है इसकी लेंथ हम कैसे, है ना, आपको पर्पस प्रॉब्लम ये तो था, जब हम निकालना चाहते हैं कि जो a माइनस b है इसका मैग्नीट्यूड होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द a माइनस, है ना, कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जैसे आपने a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये फॉर्मूला आ गया, इसके सारे स्पेशल कैसे लोग, ऐसे a माइनस b का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना होता है, बस थीटा चेंज करना होता है। आप देखो a और b के बीच का एंगल थीटा है ना, तो a और माइनस b के बीच का एंगल क्या होगा वो निकालना, a और b के बीच का अगर एंगल थीटा है तो a और b माइनस b के बीच का एंगल कितना होगा, तो आप देखो b वेक्टर एक है, अगर इस b वेक्टर को मैं यहाँ पे कैसे बनाऊंगा, ये b इधर है, ये माइनस b वेक्टर हो जाएगा, अगर ये b वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, कि आपका माइनस b वेक्टर। तो आप देखो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, लेकिन a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। वही चीज है कि a और b के बीच में आपने सारे फॉर्मूले थीटा लेके किए, जब मैं a माइनस बी निकालूंगा तो थीटा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 180 माइनस, थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय 180, रिप्लेस्ड बाय 180 माइनस,
हाँ, इसको थीटा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, क्वांटिटी में से। तो फॉर्मूला आ गया। अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द a माइनस b, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab। अब यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा, ये a और b के बीच का एंगल तो थीटा है, a और माइनस b का रिजल्टेंट निकालना है, एंगल 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, बस फॉर्मूला में एक माइनस का डिफरेंस आ गया। ये आपका आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos। तो जब भी a और b के बीच का एंगल थीटा हो तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड ये होता है, और a प्लस b के मैग्नीट्यूड में यहाँ पे साइन किया जाता है जो कि आपका माइनस, है ना। ऐसे हम अल्फा निकाल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो इस a वेक्टर के साथ कितना एंगल बना, है ना। tan अल्फा निकाल सकते हो आप, कितना होगा, वही चीज करना है आपको उसमें भी। tan अल्फा भी आप निकालोगे, जस्ट ऐसा लिख दोगे, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा b sin 180 माइनस डिवाइड बाय a प्लस b cos 180 माइनस, है ना। तो sin 180 माइनस sin थीटा ही होता है, ये माइनस हो जाएगा, तो आपके फॉर्मूले में से स्टेट चेंज आ जाएगा। तो tan अल्फा की जो वैल्यू होगी ये आपकी कितनी आ जाएगी, b sin थीटा डिवाइड बाय a माइनस b, तो बस वो एक माइनस का डिफरेंस आ गया ना, किस चीज का डिफरेंस आ गया बेसिकली आपके माइनस का। फिर थोड़ा सा आपको जानना है a प्लस b क्या होगा, a माइनस b, व्हाट इज द a प्लस b एंड व्हाट इज द a माइनस, और कैसे हमने इसको डिराइव किया वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक सही कंसेप्ट ये बता रहे हैं कि अगर a इक्वल टू b होगा तो जो रिजल्टेंट का एंगल अल्फा होगा वो थीटा बाय 2 हो जाएगा। अगर a इक्वल टू b ले लें तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो थीटा बाय 2, हाँ सही है, हाँ एकदम बाइसेक्ट करेगा उसको। अगर a और b सेम है तो जो डायगोनल होगा दोनों को क्या करेगा, बाइसेक्ट, है ना। अगर a और b अनइक्वल है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अल्फा थीटा बाय 2, लेकिन a और b अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट जो होगा बाइसेक्ट करता होगा, एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा। सही, इस तरह से हम इसको डिफाइन, यहाँ भी थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। जैसे आपने a प्लस बी में a इक्वल टू बी लगाया है, ऐसे ही हम a माइनस बी में भी लगाते हैं, है ना। भाई a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है अभी आपने पढ़ा, ये जो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, इसको हम बोलते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos। इसमें अगर मैं बोलूं कि a इक्वल टू बी, a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के क्या है, इक्वल है, तो यहां से a माइनस b की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। a माइनस b की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos, है ना। तो इस पूरे से आप a को कॉमन ले लो, अंडर रूट ऑफ आपका आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस cos, है ना। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos, राइट। अब इसमें भी रिप्लेस कर देंगे तो क्या होता है, जो cos 2 थीटा होता है इसको हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा पे ले देंगे, और जो cos थीटा की वैल्यू होगी इसको हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। तो इसको आप यहां पे प्लेस कर दो। पर्पस ये होता है 1 कैंसिल करना, जो भी हम पुट करते हैं इसका पर्पस ये होता है 1 को क्या करना है, कैंसिल करना। तो इस केस में ये आपका ये आ जाएगा 2a sin थीटा बाय 2, है ना। तो जब a और b इक्वल हो तो a माइनस b का मैग्नीट्यूड 2a sin थीटा बाय 2 होता है, और जो a प्लस b का मैग्नीट्यूड होता है आपने लिखे, ये आपका क्या होता है 2a cos, है ना। ध्यान रखना कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड 2a sin थीटा बाय 2, अगर a और b इक्वल है, और इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका 2a cos। ये जो सारा हमने डिस्कशन किया है
इसी को हम कई बार लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं। हाँ, जो सारा हमने डिस्कशन रिजल्टेंट जो निकाला है ना, तो दिस इज समटाइम्स नोन एज ए लॉ ऑफ कोसाइन। तो जो सारी चीजें हैं we call this as a law of cosine। आप लॉ ऑफ कोसाइन बोल दो, आप एनालिटिकल मेथड बोल दो, आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन बोल दो, सब चीजें सीखी है ना। इस लॉ को वी कॉल एज ए लॉ ऑफ कोसाइन, है ना। चाहे a माइनस b निकालो चाहे a प्लस b, तो दिस इज नोन एज ए लॉ ऑफ कोसाइन। तो नाम सबका एक ही रहता है, वी कॉल इट एज ए लॉ ऑफ कोसाइन, है ना। सही। हाँ, अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा बाय 2। ठीक ठीक। जैसे अगर a और b इक्वल है तो ये जो डायगोनल होगा वो थीटा बाय 2 पे होगा। अगर a और b इक्वल है और माइनस निकालना है तो 180 माइनस थीटा बाय 2 होगा। जो एंगल अल्फा होगा वो 180 माइनस थीटा बाय 2 होगा। सही है। जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा बाय 2। अगर a और b इक्वल है बाइसेक्ट करता है, थीटा को बाइसेक्ट करेगा तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय 2 हो जाएगा। अगर 180 माइनस थीटा को बाइसेक्ट करेगा तो 1 माइनस थीटा बाय 2 होगा, जो अल्फा की वैल्यू है। तो दिस इज नोन एज ए लॉ ऑफ कोसाइन, जिससे कि हम किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें आती हैं क्योंकि मैंने डिस्कशन आपका देखा है, उसमें आप इस सब चीजों को यूज करते हैं। फिर भी सबको आनी चाहिए। वास्तव में तो मुझे पूरी चीज पढ़ानी, जीरो से स्टार्ट। बस पे नहीं सोच सकते कि किसको ये आता होगा नहीं आता, सबको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी चीज हम और भी पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। जैसे अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो जस्ट आप ये लिख दो, जो ए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कोसाइन। तो इसको डेरिवेट करना हम जानते हैं, कैसे डेरिवेट किया हमने। ऐसे में पढ़ते हैं लॉ ऑफ साइन ऑल्सो। इसका डेरिवेशन मैं अभी नहीं करूंगा, अभी आपको बता दूंगा। अभी स्टेटमेंट लिखो लॉ ऑफ साइन। जैसे लॉ ऑफ कोसाइन होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने, ऐसे लॉ ऑफ साइन जो है ना, जो लॉ ऑफ साइन होता है, अब जनता लॉ ऑफ साइन में ये स्टेटमेंट है इसका, अगर यहाँ पे 3 वेक्टर्स, वन इज p वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर्स, इक्वल अनइक्वल कुछ भी हो सकते हैं, वन इज p वेक्टर, another is q वेक्टर, another is r वेक्टर, तीनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल वेक्टर। अगर अनइक्वल है तो फिर एंगल भी 120 नहीं होगा, एंगल भी कुछ डिफरेंट हो सकता है, और सम टू बी 0। ये एंगल आपको दिया हुआ है अल्फा, है ना, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है बीटा, और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है गामा। थ्री अनइक्वल वेक्टर्स हैं तो एंगल भी फिर अनइक्वल होंगे, है ना। तो लॉ ऑफ साइन ये बोलता है इस केस में इफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर इज 0, इफ कि अगर इन तीनों का वेक्टर सम 0 है, वेक्टर सम 0 होने का मतलब है ये p है, इसके आगे मैं ऐसे q लगा दूं, इसके आगे मैं r लगा दूं, एक क्लोज ट्रायंगल बन जाएगा सेम ऑर्डर में, उसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा 0। अगर तीन वेक्टर हैं ऐसे, इन तीनों वेक्टर का अगर वेक्टर सम 0 है देन लॉ ऑफ साइन वैलिड है। अगर इन तीनों का वेक्टर सेम है तो जो p बाई साइन अल्फा होगा इसको हम बोलते हैं q बाई, है ना, जो p बाई साइन अल्फा होगा, है ना, इसको हम बोलते हैं p बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू द q बाई साइन b, और ये इक्वल हो जाएगा r बाई साइन का। ये ध्यान, अगर इन तीनों वेक्टर का वेक्टर सम 0 है, p का मैग्नीट्यूड बाई साइन अल्फा, q का मैग्नीट्यूड बाई साइन बीटा, r का मैग्नीट्यूड बाई साइन गामा, ये हमेशा वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइन।
तो ये जो चीज है दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कोसाइन। और अगर इन तीनों का वेक्टर सम 0 है ना, तो p बाई साइन अल्फा q बाई साइन बीटा इक्वल टू r बाई साइन गामा। अगर मैं वेक्टर में जो ले रहा हूँ p, उसका एंगल ही ले रहा हूँ, बल्कि एंगल बाकी दोनों के बीच में p बाई डिवाइडेड बाय द एंगल बिटवीन दीस टू अदर वेक्टर्स। फिर मैं जब q ले रहा हूँ तो एंगल ये ले रहा हूँ साइन बीटा, ऐसे ही r डिवाइड बाय एंगल साइन, तो इसी को वी कॉल एज ए लॉ, है ना। अगर ये p q एंड r अगर फोर्सेस हैं तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अगर ये p वेक्टर q वेक्टर अगर r वेक्टर, इफ these are force vector, these are force vector, then this condition is called equilibrium, then this condition is called equilibrium, called equilibrium। हाँ, वैसे तो किसी वेक्टर के वैलिड है, ये p q r कोई वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलेरेशन भी हो सकता है, कोई वेक्टर हो सकता है। लेकिन अगर ये p q r फोर्स है और इसका सम 0 है, तो जब भी नेट फोर्स 0 होता है तो बॉडी इक्विलिब्रियम होती है। तो इसी स्टेटस को हम क्या बोलते हैं, जब भी आपका इक्विलिब्रियम। तो आपको दो चीजें जानना है, एक लॉ ऑफ कोसाइन और दूसरा आपको क्या जानना है, लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ, कई बार ये यूजफुल चीज। हाँ, इसका कुछ चैट्स मेरे पास आए हुए हैं, लेट मी स्टडी ऑल दोस चैट्स, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका आंसर करता हूँ। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ साइन अगेन। सर, इट इज ओनली वैलिड इफ सम इज 0। व्हाट इज द रिटर्न इक्वेशन? हाँ, इसको लैमिस थ्योरम भी बोलते हैं, वी कॉल्ड एज द लैमिस थ्योरम आल्सो। ठीक है ना, सही है ना, ये सही बोल रहे हैं कि जो लॉ ऑफ साइन जस्ट ये बोलता है कि दिस इज ओनली वैलिड व्हेन इन तीनों का सम क्या होगा, बेसिकली आपका 0। तो जब वेक्टर p प्लस वेक्टर q और वेक्टर r का सम अगर 0 तो दिस लॉ ऑफ साइन इज वैलिड। मतलब p का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू वेक्टर इज इक्वल टू द q का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर वेक्टर इज इक्वल टू r का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर। दिस इज नोन एज ए लॉ ऑफ साइन। लेकिन ये तभी वैलिड होता है जब इन तीनों का सम क्या होगा, 0। और अगर ये p q r फोर्सेस हैं तो इसी स्टेटस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और कई बार लॉ ऑफ साइन का एक और भी नाम होता है, वी कॉल इट एज लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम दोनों एक ही चीज है। लैमिस थ्योरम बेसिकली हम ज्यादा यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द फोर्सेस, है ना। जनरल हम लॉ ऑफ साइन ही है ना, लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब तीनों वेक्टर का सम क्या होगा, बेसिकली आपका 0। अदरवाइज ये वैलिड नहीं है ना, अदरवाइज ये चीज जो होगी ये वैलिड नहीं है, अदरवाइज ये लॉ जो होगा ये वैलिड नहीं है ना। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है। जैसे इसको आप ऐसे देखो, लॉ ऑफ साइन का एक एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। लॉ ऑफ साइन का एक एप्लीकेशन हम पढ़ लेते हैं। हाँ, ऐसा, या अभी इसको आप स्टेटमेंट लिखो, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे वही करते हैं। अभी जस्ट स्टेटमेंट लिखो, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम ज्यादा अच्छे से और समझ। अभी तो जस्ट आपको याद रखना है लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन। वेक्टर में दो चीजें क्या है, कॉपी। ठीक है, ये जस्ट हमने वेक्टर एडिशंस के दो लॉ पढ़े। वन इज योर ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज योर एनालिटिकल, जिसमें कि हमने लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन किया, राइट। एक आपका यूनिट वेक्टर मेथड होता है, वो कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा कुछ। यूनिट वेक्टर मेथड में क्या होता है, अगर हम बात करें कि वेक्टर एडिशन का यूनिट वेक्टर मेथड,
तो कोई भी वेक्टर को आप आई कैप जे कैप पे ट्रांसफर लिख लो। जैसे आपने बोला कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर इज इक्वल टू द 3 आई कैप प्लस 2 j cap plus 5k, and b vector is also given. B vector is the 2 I cap plus 2 j cap plus 2k, है ना? तो कोई भी वेक्टर आपको दिया हुआ है ग्राफिकली, उसको आप I cap j cap k cap पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मुझे निकालना है व्हाट इज a plus b, नथिंग रॉकेट साइंस इन दिस। I के साथ I ऐड हो जाएगा तो 5 I cap, j के साथ j ऐड हो जाएगा 4 j cap, k के साथ k ऐड हो जाएगा 7। तो ये a plus b वेक्टर आ गया। अगर ये वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है और सब कुछ I cap j cap के टर्म्स में आपको पता है, a plus b की वैल्यू हो। अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a plus, मैं जस्ट ऐसे निकालूं मैग्नीट्यूड ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस, इसी केस में अगर मुझे निकालना है ये माइनस की क्या होगी, ये माइनस में भी i के साथ i माइनस हो जाएगा, j के साथ j माइनस हो जाएगा तो नल वेक्टर आ जाएगा, है ना? नल वेक्टर के बारे में मैंने बोला, दो वेक्टर को माइनस करेंगे तो जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर ही है। 5 के साथ 2 माइनस हो जाएगा 3, और a माइनस b का मैग्नीट्यूड आप निकालो, ये आपको हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मींस ये रूट है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, ये सबसे अच्छा मेथड होता है कि जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, सबको आई कैप जे कैप का टर्म्स में चेंज करो बाय द यूजिंग रिजॉल्विंग मेथड। रिजॉल्व करके ए भी इस टर्म्स में आ गया, बी भी इस टर्म्स में आ गया, उसके बाद सिंपल सा सम, आई के साथ आई ऐड हो गया, जे के साथ जे ऐड हो गया, के साथ के ऐड, इस फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड माइनस में दोनों माइनस हो जाएंगे मैग्नीट्यूड। इसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, तो कई न्यूमेरिकल्स में इसको यूज। हाँ देखो, वर्क विथ एनी एंगल, सही बात है, ये किसी भी एंगल के लिए वैलिड हो। ये लॉ ऑफ साइन जो है इट इज फॉर एनी एंगल, कुछ भी एंगल हो सकता है ना, दिस इज वर्क फॉर एनी एंगल। और लॉ ऑफ कोसाइन का अलग अलग जो फॉर्म होता है, एक हम इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, या किसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ तो जस्ट ग्राफ शो करता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको या तो हम एनालिटिकल बोलेंगे या लॉ ऑफ कोसाइन। पैरेललोग्राम से तो ग्राफिकली शो कर दिया हमने कि डायगोनल रिजल्टेंट होता है, उसके मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। या इसको आप लिख लो, यस यूनिट वेक्टर मेथड इज वैलिड एवरीवेयर, हर जगह वैलिड होता है। हर जगह वैलिड होता है। आर वेक्टर नहीं, आर का मैग्नीट्यूड, ये जो सारा जो है ना, जब वेक्टर होता है तो मैं ऊपर एरो लगाता हूँ, अगर मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ तो ये पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय साइन अल्फा, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय एंगल यू, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय एंगल यू, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये एंगल यू। अगर ये वेक्टर होता तो मैं ऊपर लगाता, इससे मैग्नीट्यूड निकालता, यहाँ भी ये मैग्नीट्यूड, आर जो है ये रिजल्टेंट का क्या है मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर होता तो आई शुड हैव पुट द एरो ओवर, अगर मैं एरो नहीं लगा रहा मतलब क्वांटिटी जो है वो मैग्नीट्यूड है। इसके एप्लीकेशंस आएंगे,
ये जस्ट हमने लिखा है। ये जस्ट हमने इसमें लिखा। चलो तो ये जस्ट थ्योरी पढ़ने के बाद थोड़े से मैं आपको मेथड्स देता हूँ, तो उसको आप अटेंड और सही आंसर। जस्ट आई विल गिव यू लॉ ऑफ साइन की भी करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन की भी, साइन एंड कोसाइन दोनों। तो इजी से टफ की तरफ जाते हैं, इजी न्यूमेरिकल से विल प्रोसीड टुवर्ड्स द वन बाय वन हम आते हैं। सबसे पहले हाँ एग्जांपल 1 है ना। एग्जांपल 1 में आपको ये दिया हुआ है, हाँ, if two vectors of magnitude 2 है ना, ये two vectors of magnitude 2 making 60-degree angle with each other, है ना, then find out magnitude of their sum and difference। आसान सा क्वेश्चन, just based on the formula base। if two vectors of magnitude 2, if two vectors, क्या सही है, if vectors of magnitude 2 making 60-degree angle with each other, then find out magnitude of their sum and difference। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, एंगल 60 है, वो कितना होगा इसका आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस। सही बता रहा होगा मेरे ख्याल से, जो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम होगा वो आपका हो जाएगा 2√3 और डिफरेंस 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2√3 and 2। हाँ सही बात है, जो डिफरेंस है वो 2 है, और जो आपका इस केस में, हाँ, डिफरेंस 2 है, और जो आपका सम का मैग्नीट्यूड होगा वो आपका हो जाएगा जैसे कि आपका 2√3 है। सिंपल सा ये फॉर्मूला, अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और c, है ना। तो a और b का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, आप अलग फॉर्मूला भी यूज कर लो, मैं ये वाला यूज करता हूँ, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे आपका cos 60 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर जो आ गया वो 2, ये आपका आ गया a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। ऐसे ही a माइनस बी लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे अगर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो बीच में साइन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो आपका माइनस आ जाएगा, बाकी सारी चीजें तो सेम है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू cos 60, है ना, ये सारी चीजें सेम आ जाएंगी, तो ये आपका 2 आ जाएगा। आप चाहो तो इक्वल मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो ये सम निकाल लिया हमने, ये डिफरेंस, ये एक आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एग्जांपल, if two vectors
of 5 and 10 of magnitude, of course, of magnitude 5 and 10 makes an angle 120 degree with each other. Makes an angle 120 degree with each other. Then find out resultant and its direction. दो वेक्टर 5 और 10 के हैं. Find out its magnitude and direction. Direction का मीन्स हो गया angle with vector of magnitude 10. Yeah. If vector of 5 and 10 makes an angle 120 degree each other, then find out the resultant and its direction. Direction का मतलब हो जाएगा angle with vector of magnitude 10. इससे कितना रखोगे? है ना? एंगल भी बताना है एज वेल एज वो भी बताना है आपने मैग्नीट्यूड भी. मैग्नीट्यूड सही बता रहे हो, एंगल हाँ सही है, मिला जुला के सही बताया आपने. रिजल्टेंट 5√3 और एंगल 30 डिग्री. रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 5√3 और एंगल कितना हो जाएगा देखिए आपका 30 डिग्री. सिंपल सा ऐसा है कि एक वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 10 था, इसको आप ले लो, और दूसरा एक वेक्टर था जिसके की मैग्नीट्यूड कितना था 5, और इसके बीच का एंगल 120. एक पैरेललोग्राम ऐसे बना लेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यही तो होगा. तो आपको ये काम था कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और ये एंगल अल्फा. आपके पास सीधे फॉर्मूले को हम क्या करेंगे यूज करेंगे. तो सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, a² + b² वाला. तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा आपका √5² + 10² प्लस 2 5 × 10 into cos 120 डिग्री, है ना. और cos 120 डिग्री जो हो जाएगा ये आपका -1/2 हो जाएगा, है ना. 90 + 30 sin 30 हो जाएगा, तो इस -1/2 हो गया. तो यहाँ से a + b या रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5. एंगल के लिए tan अल्फा का फॉर्मूला, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है b sin थीटा डिवाइड बाय a + b cos थीटा. ध्यान रखना ये अल्फा जो एंगल होता है वो a से होता है. तो जिसको भी आप a लोगे ना, जिससे एंगल बोला होगा उसको a लेना आपने. जो अल्फा एंगल ले रहे हैं उससे लेना है, वो तो फिर 120 से माइनस करके है. यहाँ पे जो अल्फा एंगल ले रहे हो जिसको भी आप a चूज करके उससे एंगल, तो इसमें 10 से पूछा हुआ तो 10 को ही आप ले लो, है ना. और यहाँ पुट कर दो, tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. b तो आपका हो गया 5 into sin 120 डिवाइड बाय ये आपका 10 हो गया प्लस 5 cos 1. हाँ तो सब कैंसिल हो गया. sin 120 जो होगा ये √3/2 हो जाएगा और cos 120 डिग्री -1/2 हो जाएगा. इस सब चेक करो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है. tan अल्फा की वैल्यू मेरे ख्याल से 1/√3 आ रही है.
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो 1/√3। 1/√3 का मतलब अल्फा की वैल्यू 13। दोनों आंसर आ गए। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5√3 होगा और वो जो एंगल 10 के साथ बना रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। जस्ट हम ये सीधे फॉर्मूले मेरा सबको क्लियर है। ए उसको लेना है जिससे एंगल पूछा हुआ है ना। जैसे एंगल वो 10 से पूछ रहा है तो जिससे एंगल पूछा हुआ है उसको आप ले और दूसरा वाला भी ले, है ना। जिससे भी ये फॉर्मूला आता है ना इसमें अल्फा जो है दिस इज द एंगल विद ए होता है, एंगल विद, है ना। तो जिससे भी एंगल पूछा होता है उसको ए लेते हैं और बाकी को हम क्या ले लेंगे बी लेंगे। उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मान लो आप बी ये वाला एंगल भी निकाल लेते हो तो 120 से उसको माइनस कर लेते हो। जैसे ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरा एंगल अपने आप आ जाएगा, लेकिन सही लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। धीरे धीरे हम टफनेस लेवल पर आते हैं। क्या इसके हम आते हैं नेक्स्ट चीज आपकी एज एग्जांपल 3 आप ले लो। इफ resultant of two forces, if resultant of two forces है ना of magnitude 4 Newton and 4√2 Newton, है ना, makes an angle 90 degree, makes an angle 90 degree with force of a smaller magnitude, then find out angle between the vector, angle between vector. Yeah. If resultant of two forces 4 Newton and 4√2 Newton makes an angle 90 degree with the force of smaller magnitude, then find out angle between the vectors. Then find out the angle between the vectors. ओहो, टाइम इज ओवर। ओहो, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था यार। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। वो एक्चुअली मैं कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा 8 बजे तक मीटिंग है ना। कोई बात नहीं, जस्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम मीटिंग एंड करते हैं। तो इसका आंसर मुझे दे दो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं एंड मीटिंग। एक्चुअली आज टाइम को उतना पता नहीं चला, ज्यादा पढ़ाना था मुझे, है ना। इसका बस आंसर डिस्कस कर लेते हैं, देन वी एंड द मीटिंग। आदित्य गुप्ता सही बोल रहा है वैसे, है ना। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे और हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, ये आपका होमवर्क है, टेक दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, है ना। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है। तो आज जो हमने पढ़ा था इसी को और हायर लेवल तक कल हम पढ़ेंगे। आज तो जस्ट हमने बेसिक्स पढ़ा है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट नाउ, बाय बाय।